मम्मी जी जरा बाहर आइए, देखिए आज आपके लाडले साहब ने रसोई का क्या हाल बना रखा है। नेहा की कर्कश और तीखी आवाज़ से पूरे घर का माहौल भारी हो गया। रसोई में काम कर रही 65 वर्षीय शांति देवी के हाथ से चाय की केतली लगभग छूटने ही वाली थी। शांति देवी को पिछले कुछ वर्षों से आर्थराइटिस की गंभीर शिकायत थी, जिससे उनके पैरों में निरंतर असहनीय दर्द रहता था। डॉक्टर ने उन्हें लंबे समय तक खड़े रहने से सख्त मना किया था, लेकिन इस घर में नेहा की शर्तों और आदेशों के आगे हर सलाह बेअसर थी। शांति देवी दीवार का सहारा लेते हुए अपने कांपते पैरों को संभालती हुई हॉल तक पहुंची। क्या हुआ बहू, तूने इतनी सुबह सुबह आवाज क्यों दी? शांति देवी ने सहमे हुए स्वर में पूछा। नेहा अपने महंगे पहनावे में तैयार खड़ी थी। उसे अपने ऑफिस के लिए निकलना था। उसने रसोई के प्लेटफॉर्म की तरफ गुस्से से इशारा किया। यह देखिए मम्मी जी, कल रात को मैंने आपसे साफ साफ कहा था कि काउंटर पर एक भी गंदा बर्तन या पानी का दाग नहीं होना चाहिए। यह सिंक में 2 कप क्यों पड़े हैं? क्या आप इतनी सी बात भी याद नहीं रख सकती? बेटा, वो सुबह सुबह विवेक जल्दी में ऑफिस के काम से निकला था तो उसने चाय पी ली थी। मेरे पैरों में बहुत दर्द था, इसलिए सोच रही थी कि नाश्ता बनाने के बाद एक साथ धो दूंगी। शांति देवी ने अपनी व्यथा जताने की कोशिश की। दर्द का बहाना हर रोज का है आपका। नेहा ने अपनी बात बीच में ही काटते हुए रूखेपन से कहा। दिन भर आप घर पर ही तो रहती हैं ना कहीं जाना है ना कोई काम। हम बाहर जाकर 10-12 घंटे मेहनत करते हैं, तब जाकर इस घर की EMI और आपके इलाज का खर्चा निकलता है। अगर आप घर पर रहकर 2 बर्तन भी साफ नहीं कर सकती तो इस उम्र में मुफ्त की रोटियां तोड़ने का कोई हक नहीं है आपको। शांति देवी की आंखों में आंसू छलक आए। जिस बेटे को उन्होंने अकेले सींच कर पढ़ाया लिखाया, आज उसी के घर में उन्हें मुफ्त की रोटी का ताना सुनना पड़ रहा था। तो चिंता मत कर बहू, मैं अभी साफ कर देती हूँ, शांति देवी ने रूधे गले से कहा। मुझे यह नाटक मत दिखाइए। शाम को मेरे आने से पहले पूरा घर चमकना चाहिए। और हाँ, मेरे लिए स्पेशल पनीर की सब्जी बना देना। कल वाली दाल मुझे दोबारा नहीं चाहिए। इतना कहकर नेहा ने अपना पर्स उठाया और दरवाज़ा पटक कर बाहर निकल गई। दोपहर के 2 बज चुके थे। शांति देवी ने घुटनों के भयंकर दर्द के बावजूद घर की सफाई निपटा ली थी। अब वे नेहा की पसंद की सब्जी बनाने के लिए रसोई में खड़ी थी। दर्द के कारण उनकी टांगें कांप रही थी। उन्होंने कढ़ाई में तेल चढ़ाया। तेल अत्यधिक गर्म हो चुका था। जैसे ही शांति देवी ने कटे हुए मसाले कढ़ाई में डाले, अचानक नमी की वजह से खौलता हुआ तेल छनछना कर उचका और सीधे उनके बाएं हाथ की कलाई और हथेली पर जा गिरा। आह, हे भगवान! शांति देवी के मुंह से दर्दनाक चीख निकल गई। खौलते तेल ने पल भर में उनकी त्वचा को लाल कर दिया और बड़े बड़े फफोले उभर आए। दर्द इतनी तीव्र था कि उनका संतुलन बिगड़ गया और वे रसोई की टाइल्स पर गिर पड़ी। दर्द से तड़पते हुए उन्होंने किसी तरह ठंडे पानी के नीचे हाथ किया, लेकिन जलन कम होने का नाम नहीं ले रही थी। घर में कोई नहीं था जो उन्हें डॉक्टर के पास ले जा सके। शाम को 6:30 बजे नेहा घर लौटी। उसने देखा कि हॉल में रोशनी नहीं थी और रसोई का काम अधूरा पड़ा था। शांति देवी अपने कमरे में फर्श पर बैठी दर्द से कराह रही थी। नेहा सीधे उनके कमरे में घुसी। मम्मी जी, ये क्या तमाशा है? 7 बजने वाले हैं और अभी तक खाना नहीं बना। आप यहाँ आराम से बैठी हैं।
शांति देवी ने अपना सूजा हुआ और छालों से भरा हाथ नेहा की तरफ उठाया। बहू, तेल गरम गिर गया था, हाथ बुरी तरह जल गया है, बहुत दर्द हो रहा है बेटा, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। नेहा ने एक नज़र उस भयंकर छाले पर डाला, लेकिन उसके चेहरे पर दया की एक लकीर तक नहीं उभरी। तो तेल ही तो गिरा था, खाना बनाते वक्त थोड़ा बहुत तेल तो उछला ही है, इसमें इतना ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है? हाथ में जलन है तो पैर तो ठीक है ना? आपके इस बहाने की वजह से मैं आज भूखी रहूंगी? बेटा, चमड़ी उधल गई है मेरी, मैं कैसे चूल्हा जलाऊं? शांति देवी रोते हुए गिड़गिड़ाई। मुझे नहीं पता आप कैसे रहेंगी, लेकिन मुझे 8 बजे तक खाना टेबल पर चाहिए, और ये जो बर्तन सिंक में पड़े हैं इन्हें भी निपटा देना। मुझे घर में बिखरा हुआ काम पसंद नहीं है। इतना कहकर नेहा अपने कमरे में चली गई और एसी चलाकर आराम करने लगी। शांति देवी बेबस थी। उन्होंने अपने जले हुए हाथ पर गीला कपड़ा लपेटा और एक हाथ के सहारे बर्तनों को साफ करने लगी। आंखों से बहते आंसू बर्तनों के साथ बह रहे थे। तभी दरवाजे से उनकी पुरानी पड़ोसन और सहेली सावित्री जी अंदर आई। वे अक्सर शांति देवी से मिलने आया करती थी। रसोई का नज़ारा देखते ही सावित्री जी के होश उड़ गए। शांति देवी फर्श पर बैठकर एक हाथ से बर्तन रगड़ रही थी और उनका दूसरा हाथ कपड़े में लिपटा हुआ था, जिससे लाल घाव साफ दिख रहा था। शांति, यह क्या कर रही हो तुम? हे भगवान, तुम्हारा हाथ! सावित्री जी ने तुरंत उनके हाथ से बर्तन छीना। सावित्री, वो तेल गिर गया था। शांति देवी सिसक पड़ी। तेल गिर गया था और तुम इस हालत में बर्तन धो रही हो? तुम्हारी बहू कहाँ है? सावित्री जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। शोर सुनकर नेहा कमरे से बाहर आई। आंटी जी, आप हमारे घरेलू मामलों में क्यों पड़ रही हैं? मम्मी जी थोड़ा काम कर रही हैं तो आपको क्या तकलीफ है? सावित्री जी ने नेहा को घूरते हुए कहा। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती नेहा? इस उम्रदराज औरत का हाथ इतनी बुरी तरह जल चुका है, इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाने के बजाय तुम इनसे काम करवा रही हो। इंसानियत बेच खाई है क्या तुमने? आप मुझे मत सिखाइए, नेहा चिल्लाई। यह मेरा घर है, बाहर निकलिए यहाँ से। सावित्री जी ने बिना बहस किए अपना फ़ोन निकाला और सीधे शांति देवी के बेटे विवेक को कॉल कर दिया, जो उस समय शहर के बाहर एक कॉन्फ्रेंस में था। विवेक, अगर अपनी माँ को जिंदा देखना चाहते हो तो पहली फ्लाइट पकड़कर घर पहुँचो। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारी माँ को इस हालत में भी काम करने पर मजबूर कर रखा है, जब उनका हाथ उबलते तेल से जल चुका है। अगली सुबह विवेक घर पहुंचा। जब उसने अपनी माँ के हाथ की हालत देखी, जो अब इन्फेक्शन की वजह से और भयानक लग रहा था, तो उसकी आंखों से खून के आंसू बह निकले। माँ सोफे पर सुध-बुध खोए लेटी थी और नेहा डाइनिंग टेबल पर बैठकर आराम से नाश्ता कर रही थी। विवेक का गुस्सा सीमा पार कर गया। उसने नेहा की प्लेट को उठाकर जमीन पर पटक दिया। यह क्या बदतमीजी है विवेक? नेहा चौंक कर चिल्लाई। बदतमीजी? विवेक की दहाड़ से पूरा घर गूंज उठा। बदतमीजी तूने की है नेहा? जिस माँ ने मुझे पाल पोस कर इस काबिल बनाया कि आज मैं तेरे नखरे उठा सकूं, तूने उसी माँ के जले हुए हाथ से बर्तन मंजवाए? नेहा ने तुरंत अपना ड्रामा शुरू किया। विवेक, तुम गलत समझ रहे हो, मम्मी जी खुद ही। चुप रहो, विवेक ने चिल्लाकर कहा। डॉक्टर ने कहा है कि अगर कुछ घंटे और देरी होती तो माँ का हाथ हमेशा के लिए बेकार हो जाता। सावित्री आंटी ने मुझे सब सच बता दिया। तो क्या हुआ? नेहा अपने अहंकार में बोली। घर में रहती हैं तो थोड़ा काम नहीं कर सकती? मैं भी तो ऑफिस का काम करती हूँ। यह घर, यह नौकरी और मेरी सफलता सब माँ की कुर्बानियों की बदौलत है, विवेक ने कठोर स्वर में कहा।
तूने आज मेरी माँ के हाथ को नहीं बल्कि हमारे रिश्ते की मर्यादा को जलाकर राख कर दिया है। विवेक ने नेहा का सूटकेस निकाला और उसका सामान उसमें भरने लगा। विवेक, तुम यह क्या कर रहे हो? नेहा घबरा गई। आज और अभी तू इस घर से बाहर निकल रही है। जो औरत किसी बुजुर्ग के दर्द को समझ ना सके उसके लिए मेरे जीवन में कोई जगह नहीं है। नेहा चिल्लाती रही, माफ़ी मांगती रही और अपने परिवार को फ़ोन करने की धमकियों देती रही, लेकिन विवेक ने एक न सुनी। उसने नेहा को घर से बाहर निकाला और दरवाज़ा बंद कर दिया। विवेक तुरंत अपनी माँ को अस्पताल ले गया और उनका इलाज करवाया। नेहा अपने मायके पहुंची तो उसने वहां भी खुद को बेकसूर साबित करने का नाटक किया, लेकिन जब विवेक ने डॉक्टर की रिपोर्ट और घाव की तस्वीरें उसके पिता को भेजी तो उसके पिता ने भी अपनी बेटी के इस अमानवीय व्यवहार के लिए उसे धिक्कारा और विवेक का पक्ष लिया। नेहा को उसके मायके वालों ने भी धिक्कार कर घर के एक कोने में बैठने पर मजबूर कर दिया। उसके पिता रमेश जी ने साफ कह दिया था, जब तक तेरे अंदर इंसानियत और पछतावे का एहसास नहीं जागता तब तक मेरे घर में भी तू कोई सम्मान नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ विवेक अपनी माँ शांति देवी की देखभाल में पूरी तरह जुट गया था। वह खुद सुबह उठकर रसोई में माँ के लिए दलिया और चाय बनाता, उनके जख्म पर पट्टी लगाता और फिर काम पर निकलता। शांति देवी अपने बेटे का यह रूप देखकर गदगद थी, लेकिन एक माँ का दिल तो माँ का ही होता है। उनके घर में अब भी अपने बेटे का घर टूटने की टीस थी। बीते दिनों के साथ नेहा को एहसास होने लगा कि उसका घमंड और रवैया कितना गलत था। मायके में भाभी और भाई की उपेक्षा, पिता की खामोशी और माँ की उदास नज़रें उसे हर पल उसकी गलती का एहसास कराती थी। पहले जो नेहा बात बात पर तड़पती और चिल्लाती थी, अब वह घंटों अकेले बैठकर रोती रहती। उसने कई बार विवेक को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन विवेक का नंबर ब्लॉक आ रहा था। एक दिन नेहा की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उसे तेज़ बुखार था और शरीर में हिम्मत नहीं बची थी। जब वह रसोई में पानी लेने गई तो उसके हाथ से पानी का गिलास छूटकर गिर गया और कांच के टुकड़े उसके पैर में गड़ गए। दर्द से चीखते हुए जब उसने अपनी माँ को पुकारा तो सुमित्रा जी ने आकर पैर से कांच निकाला, लेकिन बहुत ही ठंडे लहजे में कहा, आज तुझे पैर में जरा सा कांच चुभने पर इतना दर्द हो रहा है नेहा। सोच उस 65 साल की बूढ़ी औरत पर क्या बीतती होगी जब खौलता हुआ तेल उनके पूरे हाथ पर गिरा था और तूने उनसे बर्तन मंजवाए थे। यह बात नेहा के कलेजे में तीर की तरह चुभी। पहली बार उसे शांति देवी के उस भयंकर दर्द का अंदाज़ा हुआ। उस रात नेहा सो नहीं सकी। उसने फैसला कर लिया कि चाहे उसे कुछ भी सहना पड़े, वह शांति देवी से माफ़ी मांग कर ही रहेगी। अगली सुबह नेहा बिना किसी को बताए सीधे विवेक के घर पहुंच गई। उसने कांपते हाथों से घर की घंटी बजाई। दरवाज़ा विवेक ने खोला। सामने नेहा को खड़ा देखकर उसके चेहरे पर सख्त भाव आ गए। तुम फिर यहाँ किस हक से आई हो नेहा? मैंने कहा था ना कि हमारे बीच अब कुछ नहीं बचा, विवेक ने रूखेपन से कहा। विवेक, मुझे एक बार मम्मी जी से मिलने दो, सिर्फ एक बार, नेहा ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी और चेहरा उतर चुका था। शोर सुनकर शांति देवी अपने हाथ में पट्टी बांधे हुए बाहर आई।
नेहा ने जैसे ही अपनी सास को देखा वह दौड़कर उनके कदमों में गिर पड़ी। मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे बहुत बड़ी सज़ा मिल चुकी है। मैं घमंड में अंधी हो गई थी। मुझे समझ आ गया है कि मैंने कितना बड़ा पाप किया है। नेहा शांति देवी के पैर को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। विवेक आगे बढ़ा और नेहा को खींचकर अलग करने लगा। नाटक बंद करो नेहा, तुम्हारे इस झूठे रोने से कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन शांति देवी ने विवेक को रोक दिया। रुक जा विवेक, शांति देवी ने भरे हुए गले से कहा। उन्होंने अपने सही हाथ से नेहा को उठाया और उसके रोते चेहरे को देखा। बहू, आंसू तो इंसान अपनी गलती छिपाने के लिए ही बहा सकता है। मुझे तेरे आंसू नहीं, यह देखना है कि क्या तू सच में बदली है, शांति देवी ने गंभीरता से कहा। नेहा ने तुरंत अपने आंसू पोंछे। मम्मी जी, आप मुझे जो सज़ा देंगी मुझे मंजूर है। आप मुझे अपने घर में नौकरानी बनाकर रख लीजिए, लेकिन मुझे इस पाप के बोझ से मुक्त होने का एक मौका दीजिए। शांति देवी ने विवेक की तरफ देखा, जो अभी भी गुस्से में था। विवेक बेटा, इंसान से गलती होती है, लेकिन अगर वह सच्चे दिल से पछताए तो उसे सुधरने का एक मौका देना चाहिए। मैं इसे माफ़ करती हूँ, लेकिन एक शर्त पर, शांति देवी ने कहा। कैसी शर्त मम्मी जी, नेहा ने तुरंत पूछा। जब तक मेरा हाथ पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता तो ऑफिस से छुट्टी लेगी और घर का सारा काम खुद करेगी। किसी नौकर की मदद नहीं ली जाएगी और हर शाम तू सावित्री आंटी के घर जाकर खुद अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाएगी और उनसे अपनी बदतमीजी की माफ़ी मांगेगी। नेहा ने बिना एक सेकंड गवाए अपना सिर झुका लिया। मुझे आपकी हर शर्त पूरी तरह मंजूर है मम्मी जी। अगले 2 महीनों तक नेहा ने अपने कहे एक एक शब्द को सच कर दिखाया। वह सुबह 5 बजे उठती, शांति देवी के लिए दवाई नाश्ता बनाती, उनके पैर दबाती और घर का पूरा काम खुद संभालती। उसने सावित्री आंटी के घर जाकर उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। सावित्री जी ने भी नेहा के इस बदलाव को देखा और उसे गले लगा लिया। शांति देवी के हाथ का घाव धीरे धीरे भरने लगा था, लेकिन उससे भी बड़ा घाव जो नेहा के मन में अपने घमंड का था वह पूरी तरह भर चुका था। एक शाम जब नेहा रसोई में चाय बना रही थी, विवेक चुपचाप आकर पीछे खड़ा हो गया। उसने देखा कि नेहा के हाथों में अब कोई जल्दबाजी या चिढ़ नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। विवेक ने आगे बढ़कर नेहा के कंधे पर हाथ रखा। नेहा ने पीछे मुड़कर देखा। विवेक की आंखों में अब वह पुराना गुस्सा नहीं था। माँ का घाव तो ठीक हो गया नेहा, और आज मुझे मेरी पुरानी नहीं, एक नई और समझदार नेहा मिल गई, विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा। नेहा की आंखों में फिर से आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये पछतावे के नहीं, एक बिखरे हुए परिवार के फिर से जुड़ जाने की खुशी के आंसू थे। बीते दिनों के साथ घर में खुशियां धीरे धीरे लौट आई थी। नेहा पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपनी सास शांति देवी की सेवा में जुटी हुई थी। अब उसके स्वभाव में घमंड का नामो निशान नहीं था, लेकिन कहते हैं ना कि अतीत की परछाई इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ती। समाज और रिश्तेदारों की नज़रें अब भी नेहा को शक की निगाहों से देखती थी। शांति देवी के हाथ के ठीक होने की खबर सुनकर विवेक की बुआ जी और फूफा जी गांव से उनसे मिलने आए। कौशल्या देवी स्वभाव से बेहद कड़क और कड़वी बातें बोलने के लिए जानी जाती थी। शहर में नेहा के कारनामों और फिर घर से निकाले जाने की खबर उन तक पहुंच चुकी थी। जैसे ही कौशल्या देवी ने घर में कदम रखा, नेहा दौड़कर
पानी का गिलास लेकर आई और उनके पैर छूने के लिए झुकी। कौशल्या देवी ने झटके से अपने पैर पीछे खींच लिए और मुंह बनाकर बोली, रहने दो भाई, अरे रहने दो, कहीं ये नाटक करते करते हमारे ऊपर भी खौलता हुआ तेल ना फेंक दो। हमने तो सुना था कि शहर की पढ़ी लिखी बहुएं बड़ी संस्कारी होती हैं, और यहाँ तो साक्षात महारानी बैठी है। नेहा का सिर शर्म से झुक गया, उनकी आंखों में आंसू आ गए, पर उसने एक शब्द भी नहीं कहा और चुपचाप रसोई में चाय बनाने चली गई। विवेक बुआ की बात सुनकर थोड़ा असहज हो गया। बुआ जी, अब वो सब बात पुरानी बातें हो गई हैं। नेहा को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अरे विवेक बेटा, तू तो सीधा साधा है, बुआ जी ने चाय का घूंट लेते हुए कहा। लेकिन कितना भी दूध पी ले, अपना जहर उगले बिना नहीं रहती। शांति, तूने इसे दोबारा घर में रखकर बहुत बड़ी भूल की है। देखना यह फिर कोई नया ड्रामा करेगी। शांति देवी ने कौशल्या देवी का हाथ पकड़ा और शांत स्वर में बोली, दीदी जी, जो इंसान अपनी गलती मानकर खुद को बदल ले उसे ताने नहीं सहारा दिया जाता है। मेरी बहू अब बदल चुकी है। उसी रात अचानक मौसम ने करवट ली। जोरदार बारिश के साथ आंधी चलने लगी। आधी रात के करीब कौशल्या देवी को सीने में भयंकर दर्द महसूस हुआ। वे दर्द से तड़पने लगी और जोर जोर से कराहने लगी, आह शांति, विवेक, बचाओ, मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। कौशल्या देवी की आवाज़ सुनकर पूरा घर जाग गया। विवेक और फूफा जी घबरा गए। विवेक ने तुरंत गाड़ी की चाबी निकाली और डॉक्टर को फ़ोन मिलाने लगा, लेकिन भारी बारिश और तूफान की वजह से नेटवर्क पूरी तरह गायब था। बाहर सड़क पर घुटनों तक पानी भर चुका था। विवेक, नेटवर्क नहीं आ रहा, इतनी रात को और इस तूफान में कोई एम्बुलेंस भी नहीं आएगी, क्या करें? फूफा जी रोने लगे। कौशल्या देवी का शरीर ठंडा पड़ रहा था और सांसें उखड़ने लगी थी। तभी नेहा आगे आई। उसने बिना एक सेकंड अगवाए अपना रेनकोट पहना और बोली, विवेक, समय बहुत कम है, बुआ जी को शायद हार्ट अटैक आया है। बातें करने में वक्त जाया मत करो। आप और फूफा जी इन्हें पकड़कर गाड़ी में बिठाइए, मैं गाड़ी चलाती हूँ। पर नेहा, बाहर रास्ता बिल्कुल नहीं दिख रहा और पानी बहुत भरा है। विवेक ने घबराते हुए कहा, आप मुझ पर भरोसा रखिए, नेहा ने दृढ़ता से कहा। नेहा ने गाड़ी की स्टीयरिंग संभाली। मूसलाधार बारिश में सामने का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रास्ते में पानी भरा हुआ था, कई जगह पेड़ की टहनियाँ गिरी हुई थी। नेहा ने अपने डर को दरकिनार करते हुए पूरी सावधानी से तेजी से गाड़ी चलाई। पीछे बैठी शांति देवी लगातार ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी और कौशल्या देवी का हाथ थामे हुए थी। एक जगह सड़क पर बड़ा गड्ढा था जहां गाड़ी फंसने लगी। नेहा तुरंत गाड़ी से नीचे उतरी। तेज बारिश में भीगते हुए उसने रास्ते से पेड़ की गिरी हुई भारी टहनी को हटाया और गाड़ी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। 20 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद नेहा गाड़ी को सीधे शहर के सबसे बड़े इमरजेंसी अस्पताल के दरवाजे पर ले जाकर रोकी। वह दौड़कर अंदर गई और स्ट्रेचर ले आई। डॉक्टरों ने कौशल्या देवी को आईसीयू में भर्ती किया। लगभग 2 घंटे के तनावपूर्ण इंतजार के बाद डॉक्टर बाहर आए। मरीज को बहुत भयंकर हार्ट अटैक आया था। अगर आप लोग इन्हें 10 मिनट भी देर से लाते तो इन्हें बचाना नामुमकिन हो जाता। सही समय पर अस्पताल पहुंचाकर आपने इनकी जान बचा ली, डॉक्टर ने राहत की सांस लेते हुए कहा। यह सुनते ही फूफा जी की आंखों से आंसू बह निकले। बुआ जी को होश आने के बाद जब नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया गया तो उन्होंने सबसे पहले नेहा को ढूंढा। नेहा एक कोने में भीगे कपड़ों में चुपचाप खड़ी थी। कौशल्या देवी ने कांपते हाथों से नेहा को अपने पास बुलाया।
जब नेहा उनके पास पहुंची तो बुआ जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ़ कर दे बहू, मुझे माफ़ कर दे, बुआ जी सिसकते हुए बोली। मैंने शाम को तुझे इतना जहर उगला, इतने ताने दिए और तूने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी जान बचाई। जिसे मैं नागिन समझ रही थी वो तो मेरे लिए देवी बनकर आई। नेहा ने उनके आंसू पोंछे। बुआ जी ऐसा मत कहिए, आप परिवार की बड़ी हैं, अपनों से कैसी नाराज़गी। शांति देवी ने आगे बढ़कर अपनी बहू के सिर पर हाथ रखा और गर्व से कहा, देखा दीदी, मेरी बहू का हाथ भले ही पहले कभी भटक गया था पर इसका दिल कभी काला नहीं था। उसी दिन से घर में बचा खुचा कड़वाहट का आखिरी तिनका भी जल कर राख हो गया। कौशल्या देवी ने गांव जाकर पूरे रिश्तेदार कुनबे में नेहा की समझदारी और सेवा भाव के किस्से सुनाए। नेहा को समझ आ गया कि माफ़ी मांगना आसान हो सकता है, लेकिन खोया हुआ विश्वास कमाना मेहनत और सच्चे कर्म कमाता है। और विवेक का घर अब सच मायने में एक स्वर्ग बन चुका था, जहां बड़ों का सम्मान और छोटों का प्यार ही सबसे बड़ा धर्म था। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप लोगों तक पहले ही पहुँचती रहें। धन्यवाद।